हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं इस लेसन के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% पूछे जाने की संभावना है। ऐसे हम प्रश्न करवाएंगे आज के इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले हम जान लेते हैं, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की थ्योरी क्लास नहीं अटेंड की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप इसकी थ्योरी का वीडियो देख पाएंगे और वहां से आप पढ़कर इसके बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब भी दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को डिजाइन किया गया है। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीएनए में किसके हेतु सूचना निहित होती है। डीएनए में किसके हेतु सूचना निहित होती है। थोड़ा सा हम पहले डीएनए के बारे में जान लेते हैं। डीएनए जो होता है यह कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होती है, सीढ़ी के जैसी इसकी संरचना कैसी होती है। डीएनए की सीढ़ी जैसी संरचना होती है और इस पर एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये सारे लगे हुए होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के अनुवांशिक गुणों को निर्धारण करते हैं। डीएनए का यह जो मॉडल है इसे हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। इसे किसने दिया था? इसे वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। यह डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए का फुल फॉर्म है। और डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए का कार्य होता है कि अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाना। तो हम यहाँ पर डीएनए से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए में किसके है सूचना निहित होती। तो प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण पौधे से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जीव जनन कैसे करते हैं, यह मनुष्य से संबंधित लेसन है। इसमें मनुष्य के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में सबसे बताया गया, लेकिन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है इस अध्याय में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण तो होगा ही नहीं। और दूसरा, डीएनए का वैसे कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए सहायक होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। डीएनए में किसके है सूचना निहित होती है? प्रोटीन संश्लेषण। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, अनुवांशिक गुणों का संदेश किसमें होता है। तो अनुवांशिक गुणों का यानी कि ये जो इस पर कोडान वगैरह लगे हुए होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? अनुवांशिक लक्षण यहाँ पर होते हैं। यानी कि ये जैसे आपके लक्षण आपके माता पिता से मिलते हैं, या किसके कारण? डीएनए से पता चलता है। अगर हम डीएनए टेस्ट करवाएं तो आपके लक्षण आपके माता पिता से मैच करेंगे। तो अनुवांशिक गुणों का संदेश किसमें होता है? डीएनए में होता है। किसमें होता है? डीएनए में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, डीएनए का कह रहा है कि पूरा नाम यानी विस्तृत नाम क्या है। डीएनए का विस्तृत नाम क्या है? तो पहला अभी हमने बताया था डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यह डीएनए का फुल फॉर्म है। आरएनए का जान लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। आरएनए यानी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड। यह किसका फुल फॉर्म है? आरएनए का फुल फॉर्म है। अगला है जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रतिकृतियां बनती हैं। जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रतिकृतियां बनती हैं? तो डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं, यानी कि कॉपी बनती हैं। तो डीएनए की जनन कोशिका में कितनी प्रतियां बनती हैं? 2। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपने देखा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, जैसे एक ये और एक ये। तो ये कैसी कितनी प्रतिकृतियां हुई? 2। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला दिया है 5 में क्वेश्चन नंबर, किसी प्रजाति की समष्टि यानी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या हम कह सकते हैं का संबंध किससे होता है? वृद्धि से,
परिवर्तन से या जनन से या विकास से। जनसंख्या किसी प्रजाति हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मनुष्य मानव की प्रजाति या बंदरों की या कुत्तों की या बिल्लियों की, किसी की भी प्रजाति, तो उसका पॉपुलेशन का, जनसंख्या का संबंध किससे होता है? जनसंख्या कब घटेगी या बढ़ेगी? जब हम जनन करेंगे, यानी कि जनन उसका होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तभी जो है जनसंख्या बढ़ेगी। नहीं करेंगे रिप्रोडक्शन तो यानी कि जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? जनन से संबंधित है। किसी प्रजाति की समष्टि का संबंध किससे होता है? जनन से होता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 6, पुष्प के नर जनन अंग को जो है क्या कहा जाता है? यह जो है आपको बताना है और कमेंट करना है। अगर आपने जो है हमारे थ्योरी का वीडियो देख रखा है तो आप तुरंत जो है कमेंट करके बता सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर क्या होगा। तो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं, पुमंग दिया है, जायांग दिया है, दलपुंज है, अंडाशय है। तो हमारा आंसर क्या है? यहाँ पर पुमंग है, यानी पुमंग को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। पुमंग को जो है हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम होता क्या है? एंड्रोसियम जो होता है यह, यानी पुमंग, यह जो है नर जनन अंग होता है। और इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे फूलों में जो है पुंकेसर लगे हुए होते हैं, ऐसे बहुत सारे, तो उनको हम एंड्रोसियम कहते हैं। जो बहुत सारे होते हैं उनको, अगर जो एक लगा होगा तो उसको हम स्टेमेन यानी स्टेमेंस कहते हैं। अगर एक आपको ऐसी संरचना निकालोगे या देखोगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्टेमेन कहेंगे। बहुत सारे होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, यानी पुमंग कहते हैं। ये स्टेमेन का मतलब क्या है कि केवल एक। इसके अंदर जो होता है ये पुंकेसर का, आप देखोगे ऊपर वाला भाग, स्टेमेन का हिंदी क्या होता है? पुंकेसर होता है। और आप यहाँ पर देखोगे कि पुंकेसर का ऊपरी भाग जो फूला हुआ है, यहीं पर परागकोश, इसे ही हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, यानी एंथर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और इसी में जो है परागकण बनते हैं। इसी के अंदर ये जो संरचना आपको दिखाई गई गोल, इसी में जो है परागकण बनते हैं। इसके नीचे वाले ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है, इसको जो है हम क्या कहते हैं? ये जो है पुतंतु होता है, यानी फिलामेंट होता है। तो हमारा नर जनन अंग कौन सा है? यहाँ पर पुमंग जो है हमारा आंसर है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, जायांग क्या होता है। जायांग को हम गाइनोसियम या फिर स्त्री केसर भी कहते हैं। जायांग को क्या कहते हैं? गाइनोसियम भी जो है कहा जाता है, या फिर इसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। और यह जो है मादा जनन भाग होता है, मादा जनन भाग होता है। इसमें जो है तीन, इसके जो है यानी गाइनोसियम के 3 भाग होते हैं, यानी मादा जनन के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। एक जो है अंडाशय होता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ओवरी कहते हैं। दूसरा वर्तिका होता है, यानी स्टाइल जिसको कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? वर्तिका, इसको स्टाइल भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है वर्तिकाग्र होता है, जिसे हम स्टिग्मा भी कहते हैं। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहा जाता है। अंडाशय जो होता है पुष्पासन से लगा हुआ चौड़ा और फूला भाग होता है। जैसे हम अंडाशय, जैसे एक फूल की संरचना बनाते हैं तो अंदर आपको कुछ इस टाइप का जो है दिखाई देगा, ऊपर जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? अंडाशय होता है। ये वर्तिका होता है और ये वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होता है। यहीं पर जो है एंड्रोसियम यानी पुमंग से जो है जो परागकण आते हैं वो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है यहाँ पर जो है बीज या फिर फल का निर्माण होता है। अगला है दलपुंज। क्या होता है? जो दलपुंज होता है, जैसे फूल के चारों ओर जो है लाल पीली लाल पीले रंग की जो पत्तियां होती हैं, यानी कि जिसमें सुगंध होती है, जैसे गुलाब में लाल कलर की होती है, ऐसे ही गुड़हल में लाल हो गया, या फिर जिस प्रकार की भी हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम दलपुंज कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये कीड़ों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। ये कीटों को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, क्योंकि ये सुगंधित होती हैं, इसमें सुगंध आती रहती, तो इससे कीट आते हैं। कीटों के पैरों में जो है परागकण लग जाते हैं, और ऊपर जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उनका परागण हो जाता है, यानी निषेचन हो जाता है। अगला है अंडाशय। क्या होता है? ये नीचे फूला हुआ भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंडाशय होता है, जहाँ पर जो है बीज व फल का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हम यहाँ पर अब क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे। कह रहा है कि द्विखंडन
द्वारा जनन होता है। आपको बताना है द्विखंडन द्वारा जनन होता है किसमें? अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो सबसे पहले हम द्विखंडन के बारे में जान लेते होता क्या है। जो द्विखंडन होता है यह जो है विखंडन का पार्ट है। सबसे पहले विखंडन जो होता है, विखंडन में जो है समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिकीय जीव जो है दो या दो से अधिक जीवों में विभाजित हो जाता है, उसे हम विखंडन कहते हैं। विखंडन का मतलब क्या है कि विखंडन जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा दो या दो से अधिक जीवों में बढ़ जाता है, उसे हम विखंडन कहते हैं। विखंडन के दो भाग होते हैं, एक जो है द्विविखंडन होता है, एक क्या होता है? द्विविखंडन, और दूसरा जो होता है वह जो है बहुविखंडन होता है। दूसरा क्या होता है? बहुविखंडन होता है। द्विविखंडन का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो है समसूत्री के द्वारा पैतृक सेल जो है दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में? द्विभागों में डिवाइड हो जाती है। किस विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन के द्वारा पेरेंट सेल यानी कि पितृ कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, उसे द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन के अंतर्गत जैसे हम कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, पैरामीशियम हो गया, ये भी एक कोशिकीय जीव है। और दूसरा जो है लेशमानिया हो गया। ये जीव जो होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं और इनका जब विखंडन होता है तो दो भागों में बढ़ जाते हैं। यह जो है इसका ऑप्शन अमीबा जो है यहाँ पर सही है। अगला है बहुविखंडन। क्या होता है? बहुविखंडन का मतलब है कि इसमें पेरेंट सेल एक समय पर जो है अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक सेल्स में डिवाइड हो जाती है, उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है आता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? प्लाज्मोडियम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है लेशमानिया में वंश वृद्धि किस विधि से होती है? तो अभी हमने लेशमानिया पढ़ा है, यह विखंडन का द्विविखंडन है। विखंडन के दो भाग होते हैं, द्विविखंडन व बहुविखंडन। तो यह किससे संबंधित है? द्विविखंडन से संबंधित है। यानी कि लेशमानिया में वंश वृद्धि किस विधि से होती है? द्विविखंडन से होती है। अब हम थोड़ा सा पुनरुद्भवन और इसके बारे में, मुकुलन के बारे में जान लेते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं किसी कारणवश उनका शरीर जो है छत विछत हो जाता है, यानी टूट फूट जाता है या अलग हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं कह सकते हो, और ये जो है वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन जो है कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया जो है, पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। तो पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? इसमें जो है किसी कारणवश कोई पार्ट टूट जाता है तो वह धीरे धीरे वृद्धि करके नए जो है जीव का निर्माण कर लेता है या विकसित हो जाता है, उसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया। मुकुलन जो है हम देखते हैं, मुकुलन क्या होता है? मुकुलन जो है यह एक ऐसी विधि है जिसमें जो है जनक कोशिका के शरीर पर एक बाह्य वृद्धि यानी कि एक जो है उभार निकलने लगता है। जैसा हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर हाइड्रा ये लिए हमने, यहाँ पर क्या लिया है? हाइड्रा। ये जो है आपके सामने संरचना बनाई गई है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो उभार निकला है धीरे धीरे ये अलग होकर जो है एक मुकुल बन जाता है। यहाँ पर एक मुकुल बना हुआ है और फिर यह अलग होकर एक जो है संतान कोशिका जो है बन जाती है इसी से। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रा है और यही बार बार एग्जाम में मुकुलन से पूछा जाता है। अगला है हमारा कायिक जनन। क्या होता है? कायिक जनन के बारे में जान लेते हैं। तो कायिक जनन के बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें जो है पुराने पौधे के भाग, जैसे हम कह सकते हैं तना हो गया, जड़ हो गया और जो है पत्ती, तना, जड़ और दूसरा क्या है? पत्ती। इनके द्वारा जो है हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, उसे जो है हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन जिस तना, जड़, पत्तियों के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन। अगला है हमारा क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन अभी हमने पढ़ा था किसमें होता है? हाइड्रा में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रा जो है सही होगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में। हमारा क्वेश्चन संख्या 10 दिया है, कुछ बहुकोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में
विभाजित हो जाते हैं, जनन की इस विधि को जो है क्या कहा जाता है? पहला है विखंडन, बहुखंडन, खंडन, मुकुलन। तो हमको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि बहुकोशिकी कहा है। अगर एक कोशिकी कहता तो यहाँ पर हमारा प्लाज्मोडियम जो है सही था ऑप्शन में, यानी कि प्लाज्मोडियम, या फिर हम इसे कह सकते थे बहु विखंडन कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है बहुकोशिकी कहा है, तो बहुकोशिकी जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं, तो मुकुलन में तो केवल एक बर्ड निकलता है, ये गलत हो गया। दूसरा, बहुखंडन में एक कोशिकी जीव लिया जाता है, विखंडन में भी एक कोशिकी जीव। यहाँ पर बहुकोशिकी के लिए आंसर क्या होगा? खंडन जो है होगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी जो है हमारा सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनरुद्भवन होता है? तो पुनरुद्भवन के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था? प्लेनेरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो बी दिया हुआ है, प्लेनेरिया जो है सही है, क्योंकि पुनरुद्भवन किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन जो है अचल बीजाणु द्वारा होता है? तो इसमें ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, स्पाइरोगाइरा, राइजोपस। तो प्लाज्मोडियम और लेशमानिया के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम जो है यह किसका एग्जाम्पल था? बहुविखंडन का जो है एग्जाम्पल था, जिसमें जो है विखंडन के द्वारा एक कोशिकी जीव जो है 2-4 भागों में डिवाइड हो जाता था, यानी बहुकोशिकी में बहुखंडन में विभाजित हो जाता था। लेशमानिया जो था इसमें जो है एक कोशिकी जीव जो है 2 भागों में विभाजित होता था, यह जो है द्विविखंडन का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है स्पाइरोगाइरा बचा हुआ, और तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वह जो है चौथा राइजोपस बचा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन अचल बीजाणु द्वारा जो है होता है? यह आपको बताना है। इसकी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, स्पाइरोगाइरा, राइजोपस। तो हमने 2 एग्जाम्पल तो इसके देख चुके हैं, प्लाज्मोडियम और लेशमानिया को। प्लाज्मोडियम जो था वह बहुविखंडन का एग्जाम्पल था, जबकि लेशमानिया जो है वह द्विविखंडन का एग्जाम्पल था। और तीसरा स्पाइरोगाइरा और राइजोपस के बारे में अभी नहीं देखा, तो हम जो है सबसे पहले राइजोपस के बारे में जान लेते हैं। और राइजोपस जो है इसका आंसर है अचल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? राइजोपस के द्वारा होता है। और राइजोपस जो होता है वह कुछ इस प्रकार जो है इसकी संरचना होती है, जैसे कुछ इस प्रकार जो है संरचना होती है, और इसमें जो है बहुत सारे जो है बीजाणु भरे हुए होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बीजाणुधानी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है बीजाणुधानी जो है कहते हैं। यह जो आपको डंडे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियोफोर जो है कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? राइजोपस है। यहाँ पर आपने देखा कि यह जो है राइजोपस की संरचना है, जिसमें जो है ऊपर बीजाणुधानी होती है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु भरे हुए होते हैं, और नीचे वाले भाग को हम स्पोरेंजियोफोर जो है कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प जो है उभयलिंगी है? यह आपको जो है बताना है। पहला है पपीता, तरबूज, गुड़हल, या ये सभी। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? दोनों जो है लिंग उपस्थित होते हैं, जैसे मेल और फीमेल जो है जिस फूल पर दोनों फ्लावर उपस्थित होते हैं उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। एकलिंगी का मतलब होता है जिसमें या तो एक में मेल हो या फिर जो है एक में फीमेल हो, उसे जो है हम क्या कहते हैं? एकलिंगी पुष्प कहते हैं। उभयलिंगी का मतलब दोनों होता है। तो गुड़हल इसमें ऐसा पौधा है जिसमें जो है गुड़हल में उभयलिंगी जो है उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन संख्या सी, गुड़हल जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, 2 विभिन्न पौधों के 2 विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? 2 विभिन्न पौधों के 2 विभिन्न भागों को इकट्ठा करके जो है एक समान में बदलना जो है क्या कहलाता है? देखो, आप सबसे पहले 2 जैसे मान लो हम पौधे ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार जो है एक जो है
आप देखोगे ये दूसरा पौधा है यहाँ पर। अब ये जो है हमने दो ले लिए और इसको जो है आपस में जोड़ दिया यहाँ पर, और इसके चारों तरफ जो है पट्टी लपेट दी, और ये जो है क्या बन गई, कलम बन गई। इसको हम क्या कहते हैं, कलम। यानी कि इसका जो है इसे हम क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। तो विभिन्न पौधों के दो विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। अगला है कायिक जनन पौधे के निम्न भागों में हो सकता है। अभी हमने कायिक जनन के बारे में बात की थी, तो उसमें बताया था कायिक जनन जो है होता क्या है। तो कायिक जनन जो होता है, जैसे जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए जीव का निर्माण जो होता है या नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। तो तना का यहाँ पर मतलब जो है शाखा से लिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है शाखा वाला हम देखेंगे। जड़, शाखा, पत्ती किसमें है, जड़, शाखा, पत्ती ऑप्शन संख्या बी में है, इसलिए यह जो है यहाँ पर सही है। अगला है पपीता और तरबूज जो है ये कैसे जो है पौधे हैं, एकलिंगी, उभयलिंगी, बहुलिंगी। तो पपीता और तरबूज याद रखना है कि एकलिंगी जो है पौधे होते हैं। पपीता और तरबूज कैसे पौधे हैं, एकलिंगी जो है पौधे होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 17 दिया है, गुड़हल, सरसों आदि हैं। तो अभी गुड़हल को हमने पढ़ा था उभयलिंगी है, तो इसका मतलब क्या है कि गुड़हल और सरसों दोनों क्या हैं, उभयलिंगी हैं। यहाँ पर 17 का ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला हमारा क्वेश्चन संख्या 18 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं। अभी हमने पढ़ा था तरबूज था, वह जो है तरबूज और पपीता था एग्जाम्पल में जो एकलिंगी थे। गुड़हल और सरसों जो है कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन संख्या ए जो है तरबूज सही है। यह कैसा पुष्प है, एकलिंगी जो है पुष्प है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडाशय के परिपक्व होकर फल बनने पर मुरझाकर जो है गिर जाते हैं। तो फल बनने के बाद जो है परिवर्तन क्या होता है, ये हम जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये जान लेते हैं। बाह्य दल पुंज यानी कि जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज जो होते हैं यह मुरझाकर जो है गिर जाते हैं। दूसरा दल पुंज जो होते हैं, दल पुंज ये भी जो है मुरझाकर जमीन में नीचे गिर जाते हैं। पुंकेसर जो होता है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि यह मेल का पार्ट है, यह भी जो है सूख कर जो है गिर जाता है, झड़ जाता है कह सकते हो। स्टिग्मा जो होती है यानी वर्तिकाग्र जो होता है जिस पर जो है पराग कण जाते हैं, पराग कण और फर्टिलाइजेशन होता है, वह भी जो है मुरझा जाती है। वर्तिका जो होती है, वर्तिकाग्र के नीचे वाला भाग, वह भी जो है मुरझाकर नीचे जो है गिर जाती है। अंडाशय जो होता है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय से क्या बन जाता है, फल बन जाता है। और दूसरा अंड कोशिका जो होती है, अंड कोशिका क्या बनती है, भ्रूण जो है बनती है। अंड कोशिका क्या बनती है, यह जो है भ्रूण बनती है। तो अंडाशय क्या बनता है, अंडाशय जो है फल बनता है। यहाँ पर कहा अंडाशय के परिपक्व होकर फल बनने पर मुरझाकर क्या क्या गिर जाते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी यानी दल पुंज जिसे कहा गया, पुंकेसर ये भी मुरझाकर गिर जाते, यानी चारों ये जो है मुरझाकर नीचे जमीन में जो है गिर जाते हैं। अगला है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश जो होता है उसमें जो है क्या होते हैं, ये आपको जो है बताना है। तो पराग कोश हमने जो है एक जो है इस टाइप से एक संरचना बनाई थी जिसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था, इसको हम जो है क्या कहते थे, स्टेमन कहते थे, यानी इसको हिंदी में पुंकेसर कहते थे। और ये जो था ये उसका जो है क्या था, फिलामेंट था। ये जो स्टेमन था इसके अंदर जो है बहुत सारे परागकण थे, छोटे छोटे परागकण जो है पाए जाते थे और पूरे को हम परागकोश कहते थे। तो परागकोश में क्या होते थे, छोटे छोटे परागकण होते थे। क्या होते थे, परागकण होते थे जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होता था। यानी कि ऑप्शन संख्या डी 20 का यहाँ पर जो है सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, लघु बीजाणु पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है लघु बीजाणु पैदा होते, तो बीजाणु जो है कहाँ पर पैदा होते हैं, पराग कोश में जो है पैदा होते हैं। ये क्या है, पराग कोश है, यहीं पर जो है
पराग कोश में जो है लघु बीजाणु जो है पैदा होते हैं। तो ऑप्शन संख्या डी जो है हमारा सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 को। पराग कण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है? तो नर युग्मक जो है 2 जनन केंद्रक जो है बनाता है। पहला क्या होता है, कायिक कह सकते हैं, और दूसरा जो है हम जनन केंद्रक कहते हैं। क्या क्या बनाता है? एक जो है जनन केंद्रक और दूसरा जो है कायिक। दूसरा क्या है हमारा? कायिक। यह 2 जो है नर युग्मक बनाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 23। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था अंडाशय जो होता है यह जो है फल में जो है बदल जाता है। क्वेश्चन संख्या 23 का आंसर जो है क्या है? सी है। अगला है पुष्प वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उसमें द्विनिषेचन की क्रिया जो है कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। तो हमने जो है अभी इससे पहले देखा था कि जो स्टिग्मा होती थी वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन जो है होता था, और यहाँ पर ये क्या था, ये जो है ओवरी था, ये जो है स्टाइल है, ये जो है स्टिग्मा है। तो यहाँ पर जो है कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर बीजांड में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। पुष्प वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया जो है कहाँ होती है? बीजांड में होती है। बीजांड कहाँ होता है? ये यहाँ वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर जो है द्विनिषेचन होता है। हमारा ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम बताना है। पहला है एंडोस्पर्म, भ्रूण या मूलांकुर, या इसमें से कोई नहीं। तो द्विनिषेचन क्रिया में जो है त्रिक संलयन के पश्चात एंडोस्पर्म जो है बनता है। क्या बनता है? एंडोस्पर्म जो है बनता है। अगला है क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में निषेचनोपरांत बीज कवक बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि कह रहा है कि कवच जो है यहाँ पर कौन बनता है? तो कवच जो होता है वह भ्रूणपोष जो है बनता है। यानी भ्रूणपोष जैसे बीज का जो भाग होता है बाहर वाला वह जो है क्या होता है? भ्रूण कोष होता है। यहाँ पर भ्रूणपोष दिया हुआ है। जैसे हम समझ लेते हैं भ्रूणपोष होता क्या है। जैसे ये जो है इसके अंदर वाला भाग ये वाला जो है इसको हम भ्रूणकोष कहते हैं। तो यही जो भाग होता है यही जो है बीज का जो है कवच बनाता है। ऊपर वाला जैसे ये बीज है इसके अंदर ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, आलू में कायिक जनन होता है। तो आलू जो है होता क्या है? आलू जो है तना है। आलू क्या है? तना है। तो यहाँ पर तने वाला ऑप्शन कौन से दिए हैं? भूमिगत तने। यानी आलू कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भूमिगत तने के रूप में जो है कायिक जनन होता है। अगला है कीट परागण होता है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में कीट का परागण जो है किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कीट परागण होता क्या है और परागण क्या होता है। परागण का मतलब क्या होता है? जैसे पुष्प के पराग कोश से पराग का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण जो है कहलाता है। परागण जो होता है 2 प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला जो है स्वपरागण और दूसरा जो है पर परागण होता है। पर परागण। स्वपरागण का मतलब है अपने आप होने वाला परागण, और पर परागण का मतलब दूसरे के द्वारा होने वाला परागण। स्वपरागण जैसे एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो है उसी के जो है परागकण पड़ते हैं, और पर परागण का मतलब है दूसरे पुष्प के परागकण दूसरे के स्टिग्मा पर पड़ते हैं, तो उसे हम पर परागण कहते हैं। स्वपरागण जो होता है जैसे गुलमेहंदी, सदाबहार हो गया, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो है गुलमेहंदी हो गया, यह भी इसका जो है एग्जाम्पल है। और मूंगफली हो गया, ये जो है इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। अगला जो है पर परागण जो होता है यह किसमें होता है? गेंदा हो गया, साल्विया हो गया, इस पर जो है कौन सा परागण होता है? पर परागण जो है होता है। तो यहाँ पर साल्विया दिया हुआ है, इस पर जो है कौन सा परागण होता है? कीट के द्वारा जो है परागण होता है, और यह जो है किसमें आता है? पर परागण के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन संख्या सी जो है 28 का सही है।
क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है द्वि निषेचन विशेष लक्षण है। जो द्वि निषेचन होता है वह जो है विशेष लक्षण है जंतुओं का, आवृत बीजी पादपों का, अनावृत बीजी पादपों का या शैवालों का। ये जो है आपको बताना है कि इसमें जो है किसका यह जो है भाग होता है। तो यह जो है किसका भाग है, आवृत बीजी पादपों का जो है भाग होता है द्वि निषेचन। तो हम याद रखेंगे द्वि निषेचन का लक्षण जो है किसका है, आवृत बीजी पादपों का। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को जो है क्या कहा जाता है। स्त्री केसर के मध्य भाग को, यानी ये जो है हमारा ओवरी है और ये वाला जो भाग होता है स्टाइल होता है और ऊपर वाला स्टिग्मा होता है। तो ये मध्य में है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल का मतलब क्या होता है, वर्तिका जो है होता है। स्टाइल का मतलब क्या है, वर्तिका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। हमारा क्वेश्चन संख्या 31 दिया है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो पराग कण, जैसे ये हमने जो है देखा था, ये क्या है, पराग, यहाँ पर जो है पराग कोश है, यहाँ से निकल कर जो है वर्तिकाग्र यानी कि जो पुष्प की जो ओवरी होती थी यानी स्टिग्मा होता था, वहां तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, परागण जो है कहते हैं। यानी कि पराग कोश से पराग कण निकलकर कहाँ पहुंचना, स्टिग्मा तक, तो उसे क्या कहेंगे, परागण। अगला है निषेचन के दौरान पराग कण से निकलने वाली नलिका, पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में जो है प्रवेश करती है। तो यह जो है आपको बताना है किसके द्वारा प्रवेश करती, तो अंड द्वार के द्वारा जो है प्रवेश करती। यहाँ ऑप्शन संख्या डी जो है सही है यहाँ पर। अगला है नर का जननांग क्या होता है। नर का जननांग जो होता है वृषण होता है। यह जो अंडाशय दिया हुआ है यह फीमेल का जननांग होता है। तो ऑप्शन संख्या बी सही है। अगला है 34 नंबर, कौन सा हार्मोन्स लड़कों में जो है यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। तो यह जो है क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन्स। हमने कल वाला चैप्टर पढ़ा था जिसके अंतर्गत हार्मोन्स और एंजाइम का हमने अध्ययन किया था, उसमें यह क्वेश्चन जो है आए थे, वहां से आप जो है पढ़कर कर पाओगे। अगर आपने अभी तक समन्वय, अगर आपने अभी तक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा है बायोलॉजी का, तो उसे आप पढ़कर भी कुछ सवालों के यहाँ पर जवाब दे पाओगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। क्वेश्चन संख्या 35 दिया है कौन सा हार्मोन्स लड़कियों के यौनावस्था के लक्षणों को जो है नियंत्रित करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो था वो लड़कों के लिए था और एस्ट्रोजन जो होता है वह जो है लड़कियों के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। अगला है स्त्रियों में निषेचन कहाँ पर होता है। स्त्रियों में निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन, वह जो है डिंब वाहिनी में होता है। इसका जो है आप विस्तार से पढ़ने के लिए हमारा जो है चैप्टर जीव जनन कैसे होता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे आप पढ़ोगे तब आपको विस्तार से पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और डिंब वाहिनी क्या होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 37। अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को हम जो है क्या कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 37 दिया हुआ है अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होता है तो उसे अंडोत्सर्ग यानी अंडे का बनना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। हमारा क्वेश्चन संख्या 38 दिया हुआ है यहाँ पर कि नर में वृषण क्यों उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे ये हमारा पेनिस है और इसके बाहर आप देखोगे कि इस टाइप की संरचनाएं जो होती हैं इसको हम टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। और ये जो है बाहर क्यों होते हैं ये हमें बताना है। ये बाहर इसलिए होते हैं जिससे जो है इनका टेम्परेचर जो है कंट्रोल में रहे, यानी कि हमारे शरीर का तापमान जो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका तापमान जो है इससे कम रहे। अगर इससे कम नहीं होगा तो इसमें जो है शुक्राणु नहीं बनेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर शुक्राणु नहीं बनेंगे, कम होगा तभी जो है शुक्राणु बनेंगे। तो हमारा ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जो दिया हुआ है कि मानव यानी मादा मानव में योनि मार्ग से हर माह रुधिर एवं म्यूकस के स्राव के निष्कासन को हम क्या कहते हैं।
इसके स्राव या निष्कासन को हम रजोधर्म कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और या फिर हम जो है मासिक चक्र जो है कहते हैं। हमारा ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन संख्या 40 में प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है। प्लेसेंटा जान लेते होता क्या है। प्लेसेंटा जो होता है, छोटे बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो उनकी नाभि से जुड़ा हुआ एक बड़ी जो है एक गोल संरचना होती है, जिससे बच्चे को जो है भोजन वगैरह या फिर पानी या फिर श्वसन के लिए हर चीज़ जो है उपलब्ध कराता है। कौन? प्लेसेंटा जो है उपलब्ध करवाता है। तो यह कहाँ स्थित होता है? यह जो है गर्भाशय में स्थित होता है। अगला है किशोरावस्था की अवधि को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है किशोरावस्था की अवधि जो होती है उसे हम प्यूबर्टी जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है स्त्री में किस आयु में अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं जो है बंद हो जाती हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बंद हो जाती है। किस वर्ष में? तो 50 वर्ष जब उम्र हो जाती है महिलाओं की, तो उसमें जो है चक्रीय प्रक्रियाएं जो होती हैं वह जो है समाप्त हो जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, यदि अंडे का निषेचन नहीं होता है तो निम्नलिखित में से किसकी परत टूटकर रुधिर में निष्कासित हो जाती है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 43 जो दिया है इसमें जो है ऑप्शन दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अंडे बनते हैं उनकी जो है परत टूटकर जो है रुधिर में निष्कासित होती। यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। वैसे आंसर क्या होगा? अंडे हम कह सकते हैं, अंड कह सकते हैं। तो ओवम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। ओवम का जो है मतलब टूटकर जो है रुधिर में परिवर्तित हो जाता है। ऋतुस्राव की अवधि कितने दिनों की होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वह कितने दिनों की होती है। तो वह जो है 2 से 8 दिनों की जो है होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 दिया है निम्नलिखित में से कौन यौन संबंधी जो है रोग है। एड्स, गोनेरिया या सिफिलिस या ए सभी। तो यहाँ पर 45 का जो आंसर है ए सभी जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर सारे रोग जो हैं यौन संबंधी रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है निषेचन क्रिया होती है मादा के अंडाशय में, गर्भाशय में या अंडवाहिनी में। अभी हमने जो है यही सेम क्वेश्चन था कि निषेचन की प्रक्रिया जो है कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी में। अगला है कापर्टी कौन से भाग में जो है रखा जाता है। मूत्र मार्ग, गर्भाशय, मूत्र नलिका या अंडवाहिका। तो इसमें जो है आपको बताना है किस में रखा जाता है। तो कापर्टी जो होता है वह जो है गर्भाशय में जो है रखा जाता है। अगला है एड्स। एड्स नामक रोग जो है होता है यह किससे होता है ये आपको बताना है। तो यह जो है वायरस जनित रोग है। एड्स कैसा है? वायरस जनित रोग है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो होता है डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम। इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसका जो है यह कैसा है? यह विषाणु यानी वायरस से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम। वायरस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। तो यह कैसा रोग है? विषाणु जनित है। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 49 दिया है परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है। तो गर्भ निरोधक गोलियां या स्थायी विधि नहीं है, अस्थायी विधि है। निरोध या भी अस्थायी विधि है। गर्भपात ये भी जो है अस्थायी विधि है। जबकि वैसेक्टॉमी जो होता है यह जो है स्थायी विधि है। वैसेक्टॉमी और दूसरा जो है हम कह सकते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ये जो है क्या है? गर्भ निर्धारण की स्थायी जो है विधियां हैं। यहाँ पर आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न इस लेसन के समाप्त होते हैं और बोर्ड की परीक्षा में यही प्रश्न इन्हीं से आएंगे। हम जो है 100% दावा करते हैं, जिससे आप पढ़कर जो है समस्त बहुविकल्पी प्रश्नों को कर पाओगे जो इससे संबंधित होंगे।